So today what topic we are going to discuss? We are going to discuss parallel combination. Parallel combination of resistances. Yeah, resistances in parallel combination. So let's suppose सबसे पहले हम we will take three resistances and we will connect them in parallel combination. Afterwards, we will find their equivalent resistance. कि उन तीनों को हटा करके एक सिंगल रेजिस्टेंस किस वैल्यू का होना चाहिए. सीरीज में तो हमने देखा था कि डायरेक्ट उनकी वैल्यूज को ऐड कर दो, उस वैल्यू का होना चाहिए. तो क्या पैरेलल में भी वही रहेगा? अगर वही रहेगा तो फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज क्या रह जाएगा? तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कोई डिफरेंट वैल्यूज आएगी, आपको मिलेगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की. मिलेगी किसमें? जो गिवन वैल्यूज होंगी उन्हीं की टर्म्स में किसी अलग तरीके से उनको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी होगा वो अभी हम रिजल्ट देखेंगे कि किस तरीके से हमें डेराइव करना है. तो सबसे पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट वही जो हमने सीरीज में भी किया था कि बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, since between any two points the potential difference always remains same. क्या पहला पॉइंट क्या हो गया? Between any two points the potential difference always remains same. Between any two same points, ये वर्ड लिखना जरूरी है. Same points the potential difference. Hence in parallel combination, in parallel resistances, the potential difference across them will remain constant. Since all the resistances will be, would have been connected in between two same points. So that is in parallel combination. Short में V remains same. वोल्टेज हमेशा सेम रहेगा. ये आपका लॉजिक है जो आपको ध्यान रखना है. ठीक. अच्छा पहले एक बार दिखा भी देता हूं ताकि जो मैं लिख रहा हूं वो आप यहां से कंपेयर करते जाए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए. तो लेट्स सपोज these three resistances are given to us. ये हो गया एक. ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये सेकंड रेजिस्टेंस और ये थर्ड रेजिस्टेंस. मैंने आपको वायर के थ्रू फॉर्मेशन बताई दी थी कि किस तरीके से हमें इनको कनेक्ट करना है पैरेलल के अंदर. द फर्स्ट एंड ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस शुड बी कनेक्टेड एट वन प्लेस. तो ये हमने इनको इन सभी को एक ही प्लेस पे कनेक्ट कर दिया और इनके इस एंड को इधर कनेक्ट कर दिया और इस वाले पॉइंट को हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, बैटरी के दोनों एंड पॉइंट से. ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल. तो हमने क्या बोला है अभी? थ्री रेजिस्टेंसेस वर गिवन. उन सभी के इनिशियल पॉइंट्स को एक सिंगल पॉइंट, जिसको बोल देते हैं ए पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया और इन सभी के लास्ट एंड पॉइंट्स को इस पॉइंट, इसको बोल देते हैं बी पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया. और ए और बी के बीच में ये पॉइंट ए है तो यहां से यहां तक कोई और दूसरी चीज नहीं जा रही, एक सिंगल वायर ही है, बीच में और कोई रास्ता नजर आ नहीं रहा है. तो ए, अगर ये पॉइंट ए है तो ये थ्रू आउट कहीं पे भी मैं बोल दूं ये पॉइंट ए ही चलेगा. कहां तक? जहां तक ये बीच में से कहीं नहीं टूट रहा और इसके बीच में और कोई रास्ते नहीं निकल रहे. तो पॉजिटिव टर्मिनल ये वाला कौन सा पॉइंट पे कनेक्टेड हुआ? ए पर.
ये वाला पॉइंट पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, ए। इसी तरह से ये बी है, तो ये बी यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि नेगेटिव टर्मिनल तक, ये क्या कहलाएगा, बी। इसका मतलब अगर मैं पूछूं कि ये जो बैटरी किन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट की गई है, so this battery has been connected in between 2 points A and B only, and let's suppose the potential difference of this battery has been given to us, which is V volt, है ना। A B के बीच में कितने वोल्टेज की बैटरी लगी हुई है, V वोल्ट की बैटरी। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि अगर दो सेम पॉइंट्स है, सेम पॉइंट यहाँ पे क्या पूछूं मैं, A और B, ए और बी के बीच में अगर मैं पूछूं अभी यहाँ बैटरी के अकॉर्डिंग कितना पोटेंशियल है, आप बोलोगे वी वोल्ट। फॉर एग्जांपल माइनस समझने के लिए वी की वैल्यू ले लो 10 वोल्ट। तो ए और बी के बीच में कितने वोल्टेज की बैटरी कनेक्टेड है, 10 वोल्ट। तो आपने बोला कि यहाँ पे 10 वोल्ट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि R1 रेजिस्टेंस किन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, तो आपने देखा R1 का एक पॉइंट ए पर कनेक्टेड, R1 का दूसरा पॉइंट बी पे कनेक्टेड है, यानी कि R1 ए और बी के बीच में कनेक्ट है। तो ए और बी के बीच में जो भी पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो V1 किसके बराबर होना चाहिए, VAB। और ये वैल्यू तो VAB ए और बी के बीच की वैल्यू को हमने लिख दिया 10 वोल्ट, तो इसका मतलब V1 की वैल्यू 10 वोल्ट होनी चाहिए। इसी तरह से आपसे पूछूं कि R2 किन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, आप ध्यान से देखोगे तो ये R2 का फर्स्ट पॉइंट ए पर, R2 का लास्ट पॉइंट बी पर। तो R2 has been connected in between A and B only। तो इसका मतलब अगर ये R2 है और इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, अगर आपने इसको V2 नाम दे दिया, तो V2 किन दो पॉइंट्स के बीच में, A और B के बीच में, तो आपको इसको भी क्या लिखना पड़ेगा, VAB। लेकिन VAB की वैल्यू तो हमने अज्यूम करेंगे 10, तो आपको इसको भी 10 नहीं लिखना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मैं R3 पूछता, तो R3 किन, सॉरी R2 नहीं R3 किन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। तो आप ऐसे फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे नीचे आ रहा है ना, डजंट मैटर। हमने बस ये पूछना है किन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। ये तो सिर्फ वायर है, वायर को आप ऐसे मोड़ो सीधा रखो, डजंट मैटर एट ऑल। तो R3 has been connected in between A and B only। तो R3 के क्रॉस जो भी पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, लेट्स सपोज इट इज V3। लेकिन ये V3 कौन से दो पॉइंट्स के बीच में आ रहा है, A और B। इसका मतलब पोटेंशियल शुड बी इन बिटवीन AB, VAB। और VAB की वैल्यू तो A और B के बीच की वैल्यू, ये VAB की वैल्यू ही तो हम V लिख रहे हैं। तो ये कितना होना चाहिए, 10 वोल्ट। तो आपने क्या देखा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में चाहे वो R1 हो, चाहे R2 हो, चाहे R3, क्योंकि सभी के सभी AB और AB के बीच में कनेक्टेड और बैटरी खुद AB के बीच में कनेक्टेड है, तो जो वोल्टेज बैटरी के अक्रॉस होगा वही वोल्टेज R1 के अक्रॉस, R2 के अक्रॉस और R3 के अक्रॉस होगा। इसका मतलब in between any two same points the potential should remain same, that's why in parallel combination the potential drop across them will remain constant, यानी कि सभी के बीच में V ही आएगा, क्योंकि ये VAB इसकी वैल्यू कितनी है V। अभी अगर इसको जनरल फॉर्म में ले V वोल्ट, तो AB के बीच में कितना वोल्टेज दूंगा, V। तो इसका मतलब मैं यहाँ V1 की वैल्यू क्या लिखूंगा, V, V2 की वैल्यू भी क्या लिखूंगा, V, और V3 की वैल्यू भी क्या लिखूंगा। ये चीज हमें पहले से अब समझ में आ जानी चाहिए डेरिवेशन करने से पहले, ठीक है। सो आई गेस यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो अब देखिए, अब यहां तक क्लियर हो गया, तो इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सिंस देयर आर more path, more than one path available for the flow of, to the flow of electric current, hence the total current, अब इलेक्ट्रिक करंट को मैं सिंपली करंट ही लिख रहा हूं, है ना। hence the total current will divide itself according to different paths
अवेलेबल, डिफरेंट पाथ्स अवेलेबल। भाई ये कहीं बुक में इस तरह से डाइजेस्ट लैंग्वेज में मैं लिख रहा हूं, उस लैंग्वेज में रूल ऐसे नहीं दिखा हुआ मिलेगा। ये मैं आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा हूं, जिससे आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन करें तो ये कुछ पॉइंट्स आपके माइंड में फिट रहे हमेशा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट पाथ अवेलेबल, इसका मतलब कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट, वन लाइन का कॉन्सेप्ट क्या बोल दूंगा, दैट इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट डिवाइड्स। जैसे सीरीज के अंदर करंट सेम थी, पोटेंशियल डिवाइड होता था, जबकि पैरेलल में उल्टा हो जाएगा, करंट डिवाइड होगी, पोटेंशियल सेम रहेगा। करंट क्यों डिवाइड हो जाएगी, देखो पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट बाहर निकलती है, करंट को सिंबल दे दिया आई, ये आई, ये करंट अपने साथ यानी कि बहुत सारी आर्मी लेकर के चल रही है, और आर्मी का मतलब क्या हुआ, करंट कहां से मिलकर के बनी है, द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस इसकी क्या है, आर्मी। तो करंट ने क्या, करंट अपने साथ क्या रख दी, बहुत सारी आर्मी लेकर के चल रही। ये जैसे ही ये पॉइंट पे पहुंची, इसको 3 रास्ते नजर आए, तो आई करंट इन सबकी लीडर चुलबुल पांडे, तो इसने कहा ए पॉइंट पर कुछ लोग उधर जाओ, आधे जने इधर जाओ, आधे जने इधर आओ, और बाकी मेरे पीछे। तो कुछ लोग जाएंगे इधर, कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग जाएंगे इधर, बाकी जाएंगे इधर। अब वो जाएंगे किस तरह से, ये डिपेंड करता है कि R1, R2, R3 कैसी चीज है। फिर से माइंड में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि R1, R2, R3 का बेसिक मीनिंग क्या है, बेसिक लॉजिक क्या है। दे प्रोवाइड्स द बैरियर इन द फ्लो ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उनका काम है इलेक्ट्रिक करंट के पाथ में बैरियर लाना। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, वो उतना ही ज्यादा फ्लो में बैरियर लेकर के आएगा। इसका मतलब जिस पाथ के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होंगे, उससे कम करंट फ्लो होगी, और जिसमें रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, जिसमें बैरियर सबसे कम होगा, उससे ज्यादा करंट आराम से पास होकर के निकल जाएगी। तो ठीक वैसे जैसे अगर मान लीजिए बिल्कुल नैरो रोड है, R1 को सबसे बड़ा मान लो, फिर से छोटा R2, फिर सबसे कम R2, तो R1 का मतलब है सबसे नैरो रोड, यानी कि बिल्कुल बारीक सा ब्रिज, जिसके अंदर 2-5 बंदों से ज्यादा गए और वो टूट जाएगा। तो भले ही कितनी भी बड़ी आर्मी हो, आपको यहाँ पे, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है कि वो 2-3 आदमियों से ज्यादा आने ही नहीं देगा, तो यहाँ से करंट फिर 2-3 जितनी निकलेगी। फिर उससे थोड़ा बड़ा रास्ता मिला R2, तो फिर बाकी की करंट इसमें देगी। और पता चला कि यहाँ पे ये एकदम ओपन रोड है, बढ़िया तरीके से, बहुत कम थोड़े छोटे मोटे स्पीड रोड है, तो मैक्सिमम लोग इधर से निकल करके आएंगे सब लोग। तो कुछ यहाँ पर निकले, मान लीजिए 10 एम्पियर टोटल करंट थी, 10 एम्पियर में से मान लीजिए 2 एम्पियर इधर चली गई, इधर चली गई 3 एम्पियर, तो इधर बाकी की बची हुई करंट जाएगी 5 एम्पियर। ये पूरी की पूरी 2 एम्पियर करंट R1 से होकर के पास हो रही है। तो इसका मतलब मैं इस करंट को, क्योंकि ये आई करंट तो टोटल करंट थी, लेकिन इसने अपने आप को डिवाइड कर लिया, तो इसलिए इसका नाम दे दिया फर्स्ट पाथ में I1, R1 के रेस्पेक्ट में I1 करंट। सेकंड पाथ में जो 3 एम्पियर बनाया समझने के लिए, वो एक्चुअल में इसको किस तरीके से इन जनरल रिप्रेजेंट करेंगे, I2, R2 के क्रॉस। और थर्ड में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, I3। यानी कि R1 से कौन सी करंट पास होने वाली है, I1। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1, जिसकी वैल्यू होनी तो V के बराबर ही चाहिए, लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस बाय ओम्स लॉ, I into R। तो I कितनी है यहाँ पे, I1, और रेजिस्टेंस कितना है, R1। तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 R1, और ये खुद किसके बराबर होना चाहिए, V के बराबर। ठीक, इसी तरह से R2 में से कौन सी करंट पास होगी, I2 करंट। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2 इज इक्वल टू होगा I2 R2, और ये खुद किसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि A और B के बीच में, तो वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर। इसी तरह से थर्ड से I3 करंट पास हो रही है, तो इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, करंट इनटू इट्स रेजिस्टेंस I3 R3। लेकिन क्योंकि ये वोल्टेज खुद AB के बीच में ही है, यानी कि बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होना चाहिए, AB V के बराबर। फिर आप देखो 2 एम्पियर जब ये पूरी पास हो चुकी है, तो 2 एम्पियर यहाँ आई, 3 एम्पियर यहाँ आई, और 5 एम्पियर यहाँ आई। बी पॉइंट पर आकर के पूरी आर्मी मिल गई, यानी कि सारी की सारी करंट आपको ऑब्टेन हो गई। तो यहाँ कितनी आ जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3, और I1 प्लस I2 प्लस I3 ही तो टोटल करंट आई थी। I डिवाइड हुई थी I1 I2 I3 में, और वापस उसको उतनी वापस करंट मिल रही है I1 प्लस I2 I3,
इसका मतलब टोटल करंट कितनी हो गई, आई करंट। तो आई करंट ये पाथ इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब पहले तो ये चीज की ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया है क्या, या सुनो, ठीक है भाई। तो देखिए अब इसके आगे, तो यहां तक ये 2 पॉइंट अब अच्छे से क्लियर हो गए हैं कि पहली चीज ए बी के पॉइंट में पोटेंशियल, दो सेम पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल हमेशा सेम रहना है। दूसरा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अपने आप को डिवाइड करती है क्योंकि एक से ज्यादा पाथ अवेलेबल होते हैं। फिर मैंने कल आपको सिखाया था प्रीवियस क्लास के अंदर कि वे डेरिवेशन जब भी आपको करना हो तो आपको सीरीज और डेरिवेशन, सीरीज और पैरेलल में डेरिवेशन स्टार्ट कैसे करना है, कैसे याद रखोगे। जो चीज डिवाइड होती है, या सीरीज में क्या डिवाइड होता है, पोटेंशियल, तो आपको पोटेंशियल से स्टार्ट करना है। पैरेलल में क्या डिवाइड होता है, करंट, तो आपको अपना डेरिवेशन करंट से डिवाइड करना है। यानी कि आप इसको कैसे लिखोगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यहां से आपका डेरिवेशन आपको स्टार्ट करना है। सर वो मेरा पता नहीं, वो कोई कॉल कर रहा है तो बार बार नेट इशू हो रहा है इसलिए सर। देखिए तो आपको ध्यान रखना है भाई, पोटेंशियल ऑलवेज डिवाइड्स इन द सीरीज कॉम्बिनेशन व्हाइल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑलवेज रिमेंबर, फिट कर लो माइंड में, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल सेम रहेगा। अब आपको बोला गया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब हुआ इन तीनों को हटा दूं और ए बी के बीच में एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना है। कहां लगाना है, ए और बी के बीच में। इन तीनों को हटा दूं और एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दूं। तो मैंने ले लिया ए पॉइंट और बी पॉइंट और वो तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये कौन से कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट है, पैरेलल का, इसलिए हमने इसको लिख दिया आरपी। ये किन के बीच में कनेक्ट करना है, ए और बी, यानी कि तीनों हटाया, कोई एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दूं जो इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट दे दे, तो मैंने मान लिया आरपी पैरेलल में कनेक्टेड। ए और बी के बीच में क्या कनेक्टेड है, अभी भी बैटरी, V वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, प्लस माइनस, उससे करंट कितनी निकल रही है, आई। तो ये करंट, अब जब इक्विवेलेंट मान रहे हैं तो एक ही रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है तो एक ही पाथ अवेलेबल है, सिंगल पाथ अवेलेबल है, तो इसमें से कितनी करंट फ्लो होगी, आई। अगर आई करंट फ्लो होगी तो इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल हुआ वो किन पॉइंट्स के बीच में, VAB, और यही VP मानोगे आप पैरेलल का, तो वो कितना होना चाहिए, IRP। लेकिन ये तो AB के बीच का है, यानी कि V इज इक्वल्स टू, या VP इज इक्वल्स टू IRP इज इक्वल्स टू, वो कितना होना चाहिए, AB के बीच में जितना कनेक्टेड, AB के बीच में कितना है V। अब देखो यहाँ पे जो करंट जो भी डिवाइड हो रहा है उसके अकॉर्डिंग बाकी के फॉर्मूलेस बनाएंगे ओम्स लॉ से। अब ओम्स लॉ से कैसे फॉर्मूले बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा भाई आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा V1 इज इक्वल टू, V1 की वैल्यू कितनी है, I1 R1, और ये किसके बराबर होना चाहिए, V के बराबर, क्योंकि AB के बीच में पोटेंशियल कितना है, V। तो यहां से हमें वैल्यूज किस किस की चाहिए, I1 की वैल्यू चाहिए, I2 की वैल्यू चाहिए, I3 की चाहिए और I की चाहिए। तो यहां से I1 की वैल्यू, I1 को रोक के रखो और R1 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो V अपॉन R1 इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से सेकंड वॉल्यूम है, तो V2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, R2 के अक्रॉस, V2 आना चाहिए, I2 R2। लेकिन ये V2 खुद किसके बीच में कनेक्टेड है, A और B के बीच में, और A और B के बीच में कितना पोटेंशियल है, V। तो इसका मतलब V2 इज इक्वल टू I2 R2, ये भी किसके बराबर होना चाहिए, V के बराबर। तो यहां से I2 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, V अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक इसी तरह से थर्ड V3 क्या होना चाहिए, I3 R3, लेकिन ये V3 भी तो V वोल्ट ही है, तो यहां से I3 कितना निकल जाएगा, V अपॉन R3। और यहां से देखो, तो यहां से V इज इक्वल टू IRP, तो यहां से I करंट कितनी निकल जाएगी, V अपॉन RP। ये सारी वैल्यूज मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो देखिएगा I की जगह तो लिख दिया V अपॉन RP, यहां पे लिख दिया V अपॉन R1, I1 की जगह, I2 की जगह V अपॉन R2, I3 की जगह V अपॉन R3, ऊपर सब में कॉमन आ गया V, तो ये हो गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और ये हो गया V अपॉन RP। तो देखो इस V को नीचे भेज दो तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू V अपॉन B, B से B कैंसिल हो जाएंगे, फाइनल जवाब क्या बचा, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसका मतलब जो इक्विवेलेंट पैरेलल का रेजिस्टेंस है वो फाइनली इनको कैलकुलेट जब कर दोगे उसका रेसिप्रोकल करना है, ये 1 अपॉन RP है ना, RP नहीं है, तो जो भी इसकी कैलकुलेशन आएगी उसके बाद फाइनल आंसर को वापस क्या करते हैं, उल्टा कर दें, तो RP की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे दिया जाएगा,
जितने रेजिस्टेंसेस लगे हैं पहले उनको 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 करके ऐड कर दो। फाइनल जो आंसर आया, मान लीजिए आंसर आया 2/3, तो उसका रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि 1/RP की वैल्यू 2/3 है, तो RP की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2। तो इस तरह से मतलब आपको काम कुछ करना है, वो आपका फाइनल आंसर। अगर मान लो R4 होता तो फाइनली क्या आ जाता 1/R4, R5 होता तो क्या हो जाता 1/R5। फाइनली अगर मैं इन जनरल पूछूं तो इन जनरल स्टेटमेंट में क्या लिख दूंगा, इन जनरल स्टेटमेंट फॉर n रेजिस्टेंसेस, जैसे मान लीजिए पैरेलल में मैंने n रेजिस्टेंसेस लगा रखे हैं, तो इन जनरल रूल, इन जनरल 1/RP is equals to 1/R1 plus 1/R2 so on 1/R3, जितने आप लगाना चाहो, प्लस n रेजिस्टेंसेस है तो 1/R1। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लो। जैसे मान लीजिए शुरू में ये है 10 ओम, ये है 20 ओम, ये है 30 ओम, तो इसको करते कैसे हम, 1/RP is equals to 1/10 plus 1/20 plus 1/30। इसका एलसीएम क्या आता 60, ये आता 10 6 जा, ये आता 23 जा, और ये आता 32 जा। ये 1/RP इज इक्वल टू कितना हुआ 639 प्लस 2 11 11/60। 11/60 किसकी वैल्यू आई है 1/RP की, तो RP की वैल्यू कितनी आएगी 60/11। दिस इज द आंसर, और यूनिट विल बी O। ठीक है, तो अगर 3 रेजिस्टेंस है तो 3 के लिए करोगे, जितने रेजिस्टेंसेस है उनको इस तरह। तो क्लियरली ये हो गया यहाँ पर। अब ध्यान से देखूं तो ये जो आंसर आ रहा है, ये जो आंसर आ रहा है, एक सेकेंड, 5.11 5 जा 5 पॉइंट समथिंग आएगा। ये जो फाइनल आंसर आया वो इन तीनों रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस कौन कौन है 10 20 30, इनमें से सबसे छोटा रेजिस्टेंस कौन था 10, उससे भी छोटा आंसर आ रहा है। फाइनल आंसर 5 पॉइंट समथिंग जो आएगा वो गिवन 3 रेजिस्टेंस में सबसे छोटा है, उससे भी छोटा आएगा। तो हमारा एक कंक्लूजन क्या हो गया, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन the final equivalent resistance value will be the most least value having the least resistances in the given circuit। जो भी गिवन सर्किट है उसमें जो भी गिवन सर्किट के रेजिस्टेंस की लीस्ट वैल्यू है, उससे भी कम वैल्यू का आंसर पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मिलेगा। ठीक है, हाँ पूछो बेटा। ये आपका हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर मान लीजिए ऐसे सभी के सभी n रेजिस्टेंसेस R ओम के ही हो, तो यानी कि ईच रेजिस्टेंस इज हैविंग सेम वैल्यू। मान लो R1 भी 10 ओम का है, R2 भी 10 ओम 30 ओम, मतलब सभी के सभी 10 ओम के, तो इसको इन जनरल मैंने मान लिया R ओम। तो मेरा फाइनल आंसर क्या बनता है 1/RP is equal to 1/R 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 कितने टाइम्स n टाइम्स। तो इनका एलसीएम भी क्या था R, तो ऊपर क्या था 1 1 1, कितने टाइम ऐड करना पड़ता मेरे को 1 को n टाइम्स। तो 1 + 1, 2 बार 1 को ऐड करूं तो 2, 3 बार ऐड करूं तो 3, 4 बार ऐड करूं तो 4, n टाइम्स ऐड करूं तो n, तो n/R। ये 1/RP की वैल्यू है, ये n/R, तो RP की वैल्यू कितनी आती R/n, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर मान लीजिए 50 रेजिस्टेंस, मान लीजिए 5 रेजिस्टेंस, ईच रेजिस्टेंस इज हैविंग 10 ओम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 10/5 2। पता बोलो समझ में आ गया इतना, यहां तक की कहानी सब कुछ क्लियर।